हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री सॉल्व्ड पेपर 1990 से 2020 तक जो हम 30 साल के पुराने पेपर कर रहे हैं उसमें आज हम भाग 2 देखेंगे। भाग 1 मैं करवा चुकी हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पिछले 30 साल से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो पेपर बनाने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमने वही पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है कि हमको उन्हीं में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 30 साल में लगभग हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाता है। ये टॉपिक हम कर रहे हैं भारत का इतिहास व कला संस्कृति। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपने हमारी रामबाण टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा देने वाली है। इसमें हर संभावित प्रश्नों को, हर यूनिट को कवर किया गया। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज ये है। 50 टेस्ट है, इसमें 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं और हर टेस्ट का जो एक पेज के नीचे ही मैंने आंसर लिखे हुए, पीछे नहीं दिए। पीछे लगाने से क्या होता है कि आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा। एकदम पीछे आंसर देखेंगे। फिर मैंने हर पेज के जो नीचे, जैसे एक पेज में 15 क्वेश्चन कवर हैं तो 15 क्वेश्चन के आंसर नीचे दे दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप घर बैठकर भी बहुत ईजिली इन टेस्ट को लगा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिट वाइज ये 50 टेस्ट है, इसमें करंट अफेयर्स भी कवर किया गया है। इस प्रकार से यूनिट दिए गए हैं। साथ में अगर आपके पास कोई भी प्रीलिम्स के नोट्स नहीं है तो आप हमारे ये प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। 12 बुकलेट ये यूनिट वाइज मिलेंगी। क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? सबसे पहले याद रखिए, मध्यकाल की बात हो रही है। मध्यकाल में हमको एक शब्द देखने को मिलता है। शब्द का नाम एक तो है पनही तथा उपानह। तो इसका उल्लेख किसके लिए मिलता है? वस्त्र, आभूषण, आवास या जूता? तो याद रखिएगा, पनही या उपानह जूते को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? पनही या उपानह किसको बोला जाता था? जूते को बोला जाता। मध्यकालीन इतिहास में पनही या उपानह, पनही पहनना, उपानह, तो ऐसे कोई ट्रिक बना के आप इसको याद रख लीजिएगा। पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो पनही या उपानह का उल्लेख जूते के संदर्भ में मिलता है। जूते के लिए पनही और उपानह का उपयोग होता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पनही तथा उपानह का तत्सम शब्द जूता है। मतलब जो उपानह और ये पनही, ये इनका ये तद्भव है और ये तत्सम रूप जो है वो जूता है। मध्यकालीन भारत में पैरों में पहनने वाले जूतों को पनही, पनही से मतलब याद रखिएगा, पैरों में पहनने वाले जूतों को पनही या उपानह कहा जाता था। पनही या उपानह किसको बोलते थे? जूतों को मध्यकाल में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय या रविंद्रनाथ टैगोर? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की आदि ब्रह्म समाज की स्थापना? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1814 में की थी। 1828 में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। आत्मीय समाज जो कि आत्मीय सभा जो 1814 में स्थापना हुई, उसी को 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1842 में देवेंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़ गए और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। 1856 में केशव चंद इससे जुड़े। केशव चंद के सतत अग्रगामी दृष्टिकोण और क्रियाकलापों के साथ चल सकना देवेंद्रनाथ के लिए कठिन था, क्योंकि केशव चंद जो थे वो जो भी नए जो आते थे, विचार आते थे, नया जो आधुनिक तरीका था तो उसको भी ढाल लेते थे। तो देवेंद्रनाथ उसको नहीं ढाल सकते थे, इसलिए दोनों महानुभावों की भावना में सदैव मतैक्य रहा। मतलब आपस में उनकी विचारधारा नहीं मिली। इन दोनों के मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने 1886 में ब्रह्म समाज नाम की जो संस्था की स्थापना की। इस पर देवेंद्रनाथ ने अपने समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज रख लिया था। अगला क्वेश्चन है, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंडप्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे। याद रखिएगा, चंडप्रद्योत किस भारतीय गणराज्य के राजा थे? तो चंडप्रद्योत कहाँ के थे? चंडप्रद्योत अवंती के थे।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रप्रगोद अवंती के राजा थे। प्राचीन भारत में 546 ईसा पूर्व में प्रगोद के राजवंश का शासन स्थापित हुआ। मतलब चंद्रप्रगोद का शासन कब स्थापित हुआ? 546 ईस्वी में हुआ। प्रगोद के समय अवंती की जो उन्नति थी, अवंती मतलब उज्जैन, जब चंद्रप्रगोद शासक थे उज्जैन के, तब वहाँ की जो उन्नति थी बिल्कुल चरम पर थी। चंद्रप्रगोद का नरेश उदयन के साथ साथ दीर्घकालीन संघर्ष भी हुआ था। जो नरेश और उदयन थे उनके साथ उनका दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, किंतु बाद में उसने अपनी पुत्री बासवदत्ता का विवाह उदयन से कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया था। उदयन वही हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी। और इनकी चंद्रप्रगोद की लड़की कौन थी? याद रखिएगा, चंद्रप्रगोद की पुत्री थी बासवदत्ता। बासवदत्ता का विवाह किससे हुआ था? उदयन से हुआ था। बासवदत्ता का विवाह किससे हुआ था? उदयन से हुआ था। बासवदत्ता किसकी पुत्री थी? चंद्रप्रगोद की पुत्री थी। चंद्रप्रगोद कहाँ का शासक था? अवंती का शासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया है जयप्रकाश नारायण ने। दल विहीन प्रजातंत्र किसने स्थापित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र स्थापित किया है जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टा से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जीके विद आकांक्षा नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मटेरियल मिलता रहेगा। तो दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहा जाता था। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये एक दार्शनिक थे, समाज सेवक थे और आर्य समाज के भी संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वैदिक विचारधारा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने ये संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो। याद रखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? कि हमें वेदों की ओर तुरंत, वेदों की तरफ जाना चाहिए, वेदों के विचार ग्रहण करना चाहिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की भी आलोचना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन है ऐसा जो परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। तो ये तीनों ही जो हैं, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों ही जो हैं परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो जितने विकल्प दिए हैं सभी परमार राजवंश के बारे में बताते हैं, परंतु प्रमुख रूप से पद्मगुप्त ने जो लिखा है नवसाहसांक चरित, याद रखिएगा, पद्मगुप्त का है नवसाहसांक चरित। पद्मगुप्त ने लिखा है नवसाहसांक चरित। इसके अलावा मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि और उदयादित्य की उदयपुर प्रशस्ति से भी इस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? रेशम बुनकरों की किस शिलालेख में हमको रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है? तो दसपुर शिलालेख, प्रयाग शिलालेख, एरन शिलालेख या हाथी गुम्फा शिलालेख। तो दसपुर जो कि वर्तमान मंदसौर को बोला जाता है, तो दसपुर शिलालेख ऐसा है जिसमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? दसपुर में। दसपुर शिलालेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, किस शिलालेख में मिलती है रेशम बुनकरों की जानकारी? तो रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है दसपुर शिलालेख में। दसपुर शिलालेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। ये शिलालेख गुप्त सम्राट गुप्त द्वितीय के शासनकाल के हैं। जो दसपुर शिलालेख हैं वो किसके काल के हैं? जो गुप्त सम्राट हैं गुप्त द्वितीय के शासनकाल के हैं। और जो मंदसौर में मिला है, इसमें सामाजिक और धार्मिक अवस्था की भी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सामाजिक और धार्मिक अवस्था की भी जानकारी यहाँ से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। कब पारित हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? 1856 में पारित हुआ था।
हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुए इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में व्याप्त विधवा विवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाने में बहुत योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक होते थे? ऋग्वेद में एक पणी शब्द का उपयोग होता था, तो पणी जो होते थे वो क्या होते थे, किस वर्ग के नागरिक होते थे? तो जो पणी होते थे वो व्यापारी होते थे। पणी क्या होते थे? पणी व्यापारी होते थे। याद रखिएगा, ऋग्वेद में पणी क्या होता था? ऋग्वेद में पणी व्यापारी होता था। क्या होता था? व्यापारी होता था। ऋग्वैदिक पणी व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। ये लोग व्यापार के लिए दूर दूर तक या एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते थे। वैदिक व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो जो व्यापार क्या होता था, एक वस्तु आप दोगे तो अभी दूसरी वस्तु मिलेगी, तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। तो ऋग्वैदिक काल में पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। कौन से थे? व्यापारी वर्ग के थे पणी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो और बनेगा तो हमारा ये भारत का इतिहास, कला, संस्कृति टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। इसी प्रकार जितने भी 30 साल के पेपर हैं हम कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।